26 अक्टूबर 2024, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया, नई दिल्ली। इस स्थान पर और इस तारीख को साथियों भारतीय राजनीति में एक नए दल का या कहें कि एक नए समूह का आगाज होता है। उस समूह का या उस दलों का नाम है BBA यानी भारतीय बहुजन अलायंस। नाम से आपको साफ मालूम चल रहा है किस तरह का ये संगठन है और किन लोगों ने इसको तैयार किया होगा। बहुजन शब्द जब आ जाता है किसी राजनीतिक पार्टी में तो साथियों उसके पीछे की जो कहानी है, उसके पीछे का मकसद क्या है, उसको बताने की ज़्यादा आवश्यकता पड़ती नहीं है। इस भारतीय बहुजन अलायंस को जिन लोगों ने बनाया है उनमें दो नाम साथियों ज़्यादा फेमस है, उनका जिक्र मैं आपके सामने करता हूं। जिनमें पहला नाम है स्वामी प्रसाद मौर्य, जो बहुजन समाज पार्टी के ही कार्यकर्ता रहे हैं, मंत्री रहे हैं, विधायक रहे हैं, सांसद रहे हैं। उन्होंने अपनी पार्टी बनाई है RSSP, मतलब राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी। और जो दूसरे नाम हैं वो हैं सुरेश माने जी, ये भी जाने माने नाम है। आपने सोशल मीडिया पर जरूर इनको BSP की बुराई करते हुए सुना होगा। और इनकी जो पार्टी है वो है BRSP, मतलब बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी। इन दोनों पार्टियों का जो नाम है साथियों कहीं ना कहीं आपको BSP से मैच खाता हुआ दिख सकता है। जैसे RSSP और BRSP थोड़ा थोड़ा सा इनके नाम में फर्क है, एक अक्षर इन्होंने अपने नाम में बढ़ा दिया है। बाकी BSP और BRSSP RSSP को जब आप बोलते हैं तो कहीं ना कहीं वो जो बोलने का जो तरीका है वो कहीं ना कहीं BSP से मेल खाता हुआ दिखाई देता है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन दोनों नेताओं की जो पार्टी है कहीं ना कहीं BSP से मेल खाती है और BSP की विचारधारा को ही ये लोग आगे बढ़ाना चाहते हैं। उसी के जो वोट हैं उनको ये हथियाना चाहते हैं। ये साथियों क्लियर इनके पार्टी के नाम से मैसेज आपको दिखाई देता है। अब इन दो लोगों ने और अन्य लोगों को अपने साथ शामिल किया है और कुल मिला के ये 30 दल बन जाते हैं। इन 30 दलों ने एक भारतीय बहुजन गठबंधन कह सकते हैं या अलायंस इन्होंने बनाया है। सुरेश माने जी ने इस दौरान अपना वक्तव्य दिया है। उन्होंने इस अलायंस की जरूरत क्यों पड़ी, इसकी भूमिका पर अपनी बात रखी है। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य ने साथियों इस दल की या इस गठबंधन की घोषणा की है और उसके जो क्लियर उद्देश्य हैं वो भी बताए हैं। दोनों के वक्तव्य साथियों आपको सुनाऊंगा। इससे पहले आपके सामने एक बड़ा सवाल है। बहुजन समाज की ये लोग राजनीति करना चाहते हैं लेकिन इसमें बहुजनों का सबसे बड़ा दल बहुजन समाज पार्टी गायब है। बड़ा सवाल है, भारतीय बहुजन अलायंस से BSP गायब क्यों? और आजाद समाज पार्टी जो नई नवेली पार्टी है, उभरती पार्टी है, उसका सांसद भी अब तो जीता हुआ है, उस पार्टी को इन लोगों ने क्यों शामिल नहीं किया? क्या BSP और ASP बहुजन समाज की पार्टी नहीं है, या इन लोगों ने जिन लोगों ने इस गठबंधन को बनाया है इन्होंने उनको न्योता नहीं दिया है? अगर निमंत्रण इन्होंने दिया है तो उसको सार्वजनिक करना चाहिए और पता चल जाएगा कि बहुजन समाज के प्रति इन दोनों पार्टियों की जो सोच है वो कैसी है। मैसेज साथियों साफ चला जाएगा। तो बड़े सवाल है साथियों दो, इनके जवाब अगर आप जानते हैं या कुछ समझ आपको आ रहा है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। आगे साथियों में आपको सुरेश माने जी ने क्या कहा है और स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने क्या कहा है वो पूरी बाइट आपको मैं सुना रहा हूं। मीडिया के सभी सम्मानीय साथियों, आज भारतीय बहुजन अलायंस इसकी ये फर्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में संपन्न हो रही है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सभी का आयोजन के तरफ से स्वागत करते हुए ये नए अलायंस की ज़रूरत क्यों पड़ी, इसकी भूमिका क्या है, ये आपको सामने रखते हुए आप अच्छी तरह से जानते हैं कि 2 साल पहले
आज़ादी के 77 ईयर्स पूरे हो गए और ये साल में भारत का 75वां साल संविधान का शुरू है। जब नए राष्ट्र की कल्पना की गई तो फ्रीडम फाइटर का एक सपना और संविधानकर्ताओं का एक आदर्श, इन दोनों का तालमेल बनाकर एक नए समाज और राष्ट्र की निर्मित होना आवश्यक थी। उस दिशा में कुछ प्रयास भी हुए, लेकिन बहुत कुछ नहीं भी हुए, और जो नहीं हुए उसकी तस्वीर हमें भारत सरकार के और दुनिया के कई सारे रिपोर्ट्स के माध्यम से समझ में आती है। जैसे सच्चार कमेटी रिपोर्ट है, मंडल कमीशन रिपोर्ट है, प्रोफेसर कुंडू कमीशन रिपोर्ट है, या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स दुनिया का भारत के बारे में क्या कहता है। ऐसे सारे रिपोर्ट की ये आंकड़े बताते हैं कि आज भारत की अर्थव्यवस्था जीडीपी के हिसाब से देश में एक ऊंची जगह पे पहुंची है, दुनिया में 5वें नंबर की है। इसके बावजूद इस भारत में 140 करोड़ जनता में से 80 करोड़ लोगों को देश के प्राइम मिनिस्टर प्राउडली कहते हैं कि हमें फ्री अनाज बांटना पड़ता है। इसका मतलब 140 करोड़ जनता में 80 करोड़ लोगों को अपनी ज़िंदगी जीने का इंडिपेंडेंट साधन नहीं है, ये खुद प्राइम मिनिस्टर कहते हैं। इसका मतलब यह है कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है, और जिम्मेदार जब कौन है, अकाउंटेबिलिटी जब हम फिक्स करते हैं तो अकाउंटेबिलिटी जिन्होंने भी आज तक देश में शासन किया, केंद्र सरकार चलाई, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो, वो सारे जिम्मेदार हैं। चाहे वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से हो, चाहे वो बीजेपी पार्टी की तरफ से हो, या और किसी दल के तरफ से हो, इनका ये फेल्यूर है, इनका ये नॉन परफॉर्मेंस है। और ये नॉन परफॉर्मेंस के कारण इसका जो ज़्यादा नुकसान जो हुआ वो दबे कुचले लोगों को हुआ, शोषित वर्ग को हुआ, माइनॉरिटी के लोगों के साथ हुआ, बैकवर्ड लोगों के साथ हुआ। और इसीलिए जब माइनॉरिटी, शोषित, दलित, आदिवासी, पिछड़ा वर्ग का बड़े पैमाने पे नुकसान हुआ तो उनकी राजनीति बाबा साहब अम्बेडकर के ज़माने में मजबूती से खड़ी हुई, बाबा साहब के बाद साहब श्री कांशीराम जी के ज़माने में मजबूत खड़ी हुई। लेकिन पोस्ट कांशीराम जी पीरियड जो है वो बहुजन आंदोलन देश के कोने कोने में बिखर गया, और उससे क्या हुई तो बहुजनों की राजनीतिक आवाज़ संसद में या देश के राजनीति में कमज़ोर होने लगी। इसी बात को समझकर हमारे जिम्मेदार साथियों ने बहुजन समाज की राजनीतिक आवाज़ को बुलंद करके मान सम्मान की लड़ाई और हिस्सेदारी की लड़ाई, देश के संसाधनों में हिस्सेदारी की लड़ाई को बुलंद करने के लिए देश के कई राज्यों में छोटे छोटे बहुजन आंदोलन के दलों को इकट्ठा करके आज इस ऐतिहासिक क्षण पे, ऐतिहासिक दिन पे भारतीय बहुजन आंदोलन का निर्माण करने का फैसला किया है। और ये इसकी पार्श्वभूमि आप जब देखते हैं तो एक बात के ऊपर और गौर करना होगा कि देश के जो भी नीतिकार है, पॉलिसी मेकर है, सरकारें एमपी एमएलए से होती है, लेकिन पॉलिसी जो बनाने वाले लोग हैं वो बहुजन के खिलाफ वाली पॉलिसी बनाते हैं। चाहे वो मामला रिजर्वेशन इन प्रमोशन का हो, रिक्रूटमेंट का मामला हो, हिस्सेदारी का मामला हो, या देश में ज़मीन से लेकर सरकारी नौकरियों तक का मामला हो, बहुजन समाज के साथ न्याय नहीं होता, अन्याय होता है। एट्रॉसिटी तो एक अलग ही बात है, लेकिन देश के संसाधनों में भागीदारी नहीं होना ये अपना 77 ईयर्स का एक बड़ा फेल्योर है। और ये फेल्योर को एड्रेस करने के लिए आज का एक मौका है। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि आजकल का ज़माना कारपोरेट पॉलिटिक्स का है। कारपोरेट देश के नीति तय करते हैं, लैंड एक्विजिशन की पॉलिसी कारपोरेट तय करते हैं, आदिवासी का जल, जमीन और जंगल का अधिकार छीनने का प्लान बड़े बड़े देश के उद्योगपति, धन्ना सेठों के लोग सरकार में बैठे हुए लोगों के साथ मिलकर बनाते हैं। इसका अगर पुरजोर पूरे ताकत और शक्ति के साथ विरोध करके
अपनी एक नई नीति को सामने लाना होगा, तो एक नए राजनीतिक मंच की बाबा साहब ने भी वकालत की थी, कांशीराम साहब ने भी वकालत की थी। उसी रास्ते पर चलकर भारतीय बहुजन आंदोलन इस देश में जो दबे कुचले लोग हैं, खास करके कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म में अगर कहे तो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, बैकवर्ड क्लासेस एंड द रिलीजियस माइनॉरिटी, जो देश का सबसे बड़ा 90% हिस्सा है, उस 90% हिस्से की राजनीति बड़ा करके देश के संसाधनों में हिस्सेदारी पाना, देश के पॉलिसी मेकर बनना और रूलिंग क्लास बन के इस देश के बहुजन समाज के साथ न्याय करना, ये भारतीय बहुजन आंदोलन की भूमिका है। आज कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के इस ऐतिहासिक हाल में देश के सभी वो राजनीतिक पार्टियां जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मानवर काशीराम जी के सामाजिक परिवर्तन आंदोलन पर संचालित की जा रही हैं, उन सभी राजनीतिक पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्षगण महोदय को हम धन्यवाद देते हैं कि इन्होंने भारतीय बहुजन अलायंस की घोषणा की जिम्मेदारी मुझ पर सौंपी है और साथ ही साथ आज भारतीय बहुजन अलायंस की आवश्यकता क्यों, यद्यपि अलायंस पहले से भी बहुत बने हुए हैं, फिर भी भारतीय बहुजन अलायंस की आवश्यकता क्यों? इसलिए कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने इस देश के संविधान को प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को सौंपते हुए कहा था कि यद्यपि राजनीतिक आज़ादी तो हमें मिल गई है, लेकिन अभी सामाजिक और आर्थिक आज़ादी लेनी बाकी है। इसलिए आज पूर्व में अभी तक जो भी अलायंस रहे हैं वो यथास्थितवादी ताकतें रही हैं, यथास्थितवाद को पोषक रही हैं, जो सामाजिक और आर्थिक आज़ादी लाने के पक्षधर नहीं है। इसलिए देश के वो सभी राजनीतिक पार्टियां जो समतामूलक समाज बनाने की पक्षधर हैं, इस देश के सामाजिक परिवर्तन आंदोलन के महानायकों, मुख्यतः सामाजिक परिवर्तन के महानायक ज्योतिबा फुले जी, छत्रपति साहू जी महाराज, सावित्रीबाई फुले, भारतीय संविधान निर्माता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर एवं इसके साथ ही साथ पेरियार रामास्वामी नायकर, नारायण गुरु, संत गाडगे तथा मानवर कांशीराम जी के उन सामाजिक परिवर्तन आंदोलन के रास्ते चलते हुए विषमतामूलक समाज का खात्मा कर, जो इस देश का सबसे बड़ा भयंकर रोग है, जात पात, छुआछूत, ऊंच नीच भेदभाव को खत्म कर समतामूलक समाज की स्थापना करना, सामाजिक आर्थिक गैर बराबरी के खिलाफ संघर्ष कर सामाजिक आर्थिक आज़ादी दिलाना और अपने महापुरुषों के बताए रास्ते पर चल कर के समाज को सम्मान स्वाभिमान के साथ खड़ा करना, यानी राजनीतिक हिस्सेदारी के साथ साथ सामाजिक और आर्थिक रूप से भी उनको सबके बराबर लाने का प्रयास करना,
आदि प्रमुख उद्देश्यों के साथ आज सभी राजनीतिक पार्टियां जो मिशन की पक्षधर हैं वो यहाँ पर इकट्ठी हैं और सबकी आपसी सहमति से आज यहाँ पर भारतीय बहुजन अलायंस की घोषणा की जा रही है। जैसा कि देखा गया है, इस देश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ों पर आंसू तो बहुतेरे बहाते हैं, लेकिन जब उनका इतिहास देखा जाता है या वर्तमान देखा जाता है तो किसी ने आरक्षण को ईमानदारी से लागू ही नहीं किया और आज वर्तमान सत्तारूढ़ पार्टियां तो आरक्षण को बिल्कुल खत्म करने पर आमादा हैं। यानी जिस संविधान की शपथ लेकर के संवैधानिक पदों पर चुन करके प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के रूप में बैठे हुए हैं, वो भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ों के आरक्षण को खत्म करने पर आमादा हैं, जो न केवल संविधान पर खतरा है बल्कि इस देश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ों की अस्मिता के साथ भी क्रूर मजाक है और फिर से उन्हें धन, धरती, शिक्षा, सम्मान से साजिश के तहत वंचित करने की एक गंदी सोच है, जिसको भांपते हुए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ों के सम्मान स्वाभिमान की राजनीति करने वाले वो सभी राजनीतिक पार्टी एकजुट होकर यथास्थितिवाद का मुकाबला करेंगे, संविधान की भी रक्षा करेंगे। साथ ही साथ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो संपूर्ण राष्ट्र भारत की कल्पना की है, उस भारत की भी अस्मिता को बचाने के लिए एकजुट होकर के सड़क पर अगर उतरने की आवश्यकता होगी तो उतरेंगे भी, क्योंकि कुछ ऐसी यथास्थितिवादी ताकतें आज संपूर्ण राष्ट्र भारत पर भी सवाल खड़ा करते हैं। जब वो हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं तो हिंदू राष्ट्र की मांग के पीछे उनके वो दूषित मानसिकता है जो आज भी इस देश के दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों को जानवर से बदतर जिंदगी जीने के लिए मजबूर करते हैं। कमोबेश परिस्थितियां आज पूरे देश और प्रदेश में ऐसी दिखाई पड़ रही हैं। बड़े पैमाने पर आज दलितों और पिछड़ों को मूली गाजर की तरह काटा जा रहा है, मारा जा रहा है, जलाया जा रहा है, कहीं पर उन पर पेशाब किया जा रहा है, कहीं मलमूत्र लेप करके उनको बेइज्जत किया जा रहा है, कहीं सिर मुड़ा करके उनको गांव में नंगा घुमाया जा रहा है। आदि आदि इस प्रकार से जो उनके साथ सौतला व्यवहार किया जा रहा है, हम समझते हैं न केवल यह मानवता पर अभिशाप और कलंक है, बल्कि भारतीय संविधान की मंशा के विपरीत भी है। जब भारतीय संविधान इस बात को सुनिश्चित करती है कि संविधान की नज़र में हम सब एक हैं, हम किसी को भी जाति, वर्ग, लिंग, जन्मस्थान और वर्ण के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते, उसके बावजूद आज बड़े पैमाने पर भेदभाव किया जा रहा है। न केवल आरक्षण खत्म किया जा रहा है, बल्कि इस देश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ों को जानवर से बदतर जिंदगी जीने की परिस्थितियां पैदा की जा रही हैं। अभी माने जी ने इंगित किया कि आज अपनी झूठी वाहवाही लूटने वाले जब ये कहते हैं
कि हम 80 करोड़ लोगों को 5 किलो 10 किलो चावल देते हैं, उन्हें शर्म के मारे चिल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए कि अगर इस देश में 80 करोड़ लोग की ज़िंदगी का मापदंड और मानक 5 किलो 10 किलो चावल है, तो स्वाभाविक रूप से हम विश्व गुरु बनने का सपना जो लोगों को दिखाते हैं वो न केवल तथ्यहीन है बल्कि सरासर लोगों की आंख में धूल झोंकने जैसा है। यानी 80 करोड़ लोग जिस देश में 5 किलो 10 किलो चावल पर अपनी ज़िंदगी बिताने के लिए मजबूर हैं, आप समझ लें कि आज यह देश कितना पिछड़ा हुआ है, जहां पर लोग अपने पैरों पर खड़े होकर के राष्ट्र को समुन्नत बनाने में अपनी भूमिका निभा सकते, वो केवल 5 किलो 10 किलो चावल पर लाइन लगाने के लिए मजबूर हैं। यह है हमारा वर्तमान गया गुजरा बदहाल भारत। ऐसे लोगों के चंगुल से इस भारत को मुक्त भी कराना है, आरक्षण को 100% लागू करा करके अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और पिछड़ों के अधिकार को दिलाना भी है। भारतीय संविधान की मंशा के अनुरूप इस भारत को बनाने के लिए हम सबको एकजुट होकर काम भी करना है और साथ ही साथ सामाजिक आर्थिक आज़ादी भी लेना है। राजनीतिक हिस्सेदारी तो मुख्य मकसद हमारा है ही, क्योंकि मानवर कांशीराम जी कहते थे कि सत्ता वो चाबी है जिसके माध्यम से सभी प्रकार के दरवाजे खोले जा सकते हैं। अगर सामाजिक आर्थिक आज़ादी लेनी है तो भी सत्ता के माध्यम से ही वो संभव है। इसीलिए आज भारतीय बहुजन अलायंस की आवश्यकता पड़ी है, जो हमारे देश के तमाम राजनीतिक पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्षों ने बहुत ही विचार मंथन, आपसी विमर्श और बहस करने के बाद तय किया कि ये देश की आवश्यकता है, समय की आवश्यकता है। साथ ही साथ जो आज 90% आबादी है उसके हकों पर डकैती 10% लोग डाल रहे हैं, उससे लोगों को मुक्ति दिला करके समानुपातिक हिस्सेदारी भी इस देश के बहुजन समाज को दिलाने का काम करना है। इसी नियत से भारतीय बहुजन अलायंस की घोषणा की जा रही है। आज देश हो या प्रदेश हो, तमाम ऐसे छद्मवेशी लोग भी हैं जो दलितों और पिछड़ों की दुहाई तो देंगे, लेकिन मौका आने पर उनका गला काटने से भी बाज नहीं आते, यानी आरक्षण खत्म करने से भी उनको संकोच नहीं लगता। विशेष रूप से डबल इंजन की सरकार जब से बनी है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और पिछड़ों का जो भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त आरक्षण है उसे पूरी तरीके से खत्म किया जा रहा है। निकाले गए सभी सरकारी विज्ञापन इसके प्रमाण हैं। इसी के साथ ही साथ कोई प्रमोशन में आरक्षण खत्म कर रहा है तो कोई आरक्षण को ही पूरी तरीके से खत्म करने पर आमादा है, और कोई अघोषित रूप से आरक्षण के प्राविधानों को लागू न करने का पाप करके इनडायरेक्ट वे में वो भी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और पिछड़ों का हक मारने की कोशिश करता है। इसीलिए
इन सभी बिंदुओं पर बहुत ही गंभीरता और गहन विचार करने के बाद आज आप सभी लोगों के सामने भारतीय बहुजन अलायंस की घोषणा की जा रही है। हम समझते हैं हम लोग संयुक्त रूप से मिल करके आगे काम करेंगे और साथ ही साथ एक दूसरे के सहयोग से इस देश के अनुसूचित जात और पिछड़ों के न केवल सम्मान स्वाभिमान की रक्षा करेंगे बल्कि इन संविधान की भी रक्षा करेंगे और यथास्थितिवादी ताकतों को धूल चटाने के लिए हम आगे मजबूत संघर्ष के साथ अपने इस अलायंस की उपस्थिति भी दर्ज कराएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं सभी राजनीतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्षों को पुनः धन्यवाद देता हूं और साथ ही साथ विश्वास और अपेक्षा भी करता हूं कि आज जो भारतीय बहुजन अलायंस की घोषणा की जा रही है हम एक सूत्र में बन करके संयुक्त रूप से बाबा साहब के सपनों को साकार करेंगे, मानव कांशीराम के सामाजिक परिवर्तन आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे, इस देश के उन तमाम सामाजिक परिवर्तन के महानायकों को उनके विचारों पर चल करके समतामूलक समाज बना करके भारत राष्ट्र को सशक्त और मजबूत बनाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।